Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you people are fine. Everyone is doing good. और सबके सब अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिजी होंगे. ठीक है, आज हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड लेक्चर है. इससे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं. बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी स्टेट्स ऑफ मैटर की, और उसमें हमने गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, गैस के लॉज डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस किया था. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है जी, तैयार हैं सब? शुरू करते हैं आज का लेक्चर. जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन. अच्छा, इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करेंगे. जब मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस किया था, उस वक्त मैंने आपसे ये बात की थी कि हमारे जो लॉज इन तीन चीज़ों के गिर्द घूम रहे होते हैं: वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ में हम देख रहे होते हैं वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम इसको बॉयल्स को लॉ को, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें एक जनरल रिलेशनशिप नजर आता है. क्या रिलेशनशिप है, चलिए देखते हैं इसको. पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें. बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. याद है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने डिस्कस किया था. अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज. ठीक है, अपोजिट जाएंगे, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज. ठीक है. आ जाइए इस एनिमेशन को देखिए, ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ देखें, हमने वॉल्यूम कम किया है तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हो गए. एक दूसरे के क्लोज होने से उनका कोलिजन ज्यादा हो गया, हिटिंग ऑन द कंटेनर ज्यादा हो गई, फोर्स पर यूनिट एरिया उनका जो है उसको हम प्रेशर कह रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो वॉल्यूम कम करने से पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, कोलिजन ज्यादा है, हिटिंग ज्यादा है, इस वजह से फोर्स इंक्रीज हो रहा है. अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसमें यहाँ हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया. जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, पार्टिकल्स अब एक दूसरे के क्लोज नहीं है, वो एक दूसरे से दूर हो गए. एक दूसरे से दूर होने की वजह से आपस में उनका कोलिजन कम हो गया, और उनकी जो हिटिंग थी सरफेस पे कंटेनर की वो कम हो गई. ठीक है. तो इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से आप अच्छे से समझ सकते हैं, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. ये बॉयल्स लॉ था. अच्छा, इसमें हमने क्या शर्त रखी थी कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा. नेक्स्ट हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था. अगर नहीं याद चार्ल्स लॉ, आज हम दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं को कंबाइन करके आज हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनानी है. चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए. ठीक है. लुक एट द एनिमेशन हेयर. यहाँ आपको नजर आ रहा है कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ के ऊपर जा रहा है. ग्राफ में भी आपको ये चीज नजर आ रही है इन स्ट्रेट लाइन. अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या पार्टिकल्स हैं, दे गेट एनर्जी. जब इनको एनर्जी मिलती है, इनकी मूवमेंट फास्टर हो जाती है. मूवमेंट फास्टर होने से ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इनके दरमियान स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं. जब स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. समझ आया टेम्परेचर की वजह से क्यों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? पार्टिकल्स गेट एनर्जी, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड स्पेसेस इंक्रीज बिटवीन द पार्टिकल, और उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे शर्त क्या थी चार्ल्स लॉ में, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है. प्रेशर यहाँ चेंज नहीं होगा. ठीक है. एवोगैड्रोस लॉ क्या कह रहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के. किस सूरत में? जब आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. ठीक है जी. तीनों लॉज हमारे रिवाइज हो गए. तीनों लॉज में क्या है हमारा रिलेशनशिप? वॉल्यूम का रिलेशनशिप कहीं टेम्परेचर के साथ है, कहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के साथ है, और कहीं पे प्रेशर के साथ है. तो अब अगर मैं इन तीनों लॉज को कंबाइन करती हूँ तो मैं क्या कर लूंगी, वॉल्यूम को मैंने यहाँ लिख दिया. क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है कहीं प्रेशर के साथ, कहीं टेम्परेचर के साथ, और कहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के साथ. ठीक है. तीनों लॉज में वॉल्यूम ही प्रोपोर्शनल था ना, कहीं डायरेक्टली था और कहीं इन्वर्सली था. तो मैंने तीनों लॉज को कंबाइन करके इस तरह लिख लिया. ठीक है. यहाँ से ये चार्ल्स लॉ में से आ गया टेम्परेचर, ये 1/p जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये बॉयल्स लॉ से आ गया, और ये n नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रोस लॉ से.
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल की साइन मुझे हटानी है। जब मैं इसको हटाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे किसी न किसी कांस्टेंट की ज़रूरत है। प्रोपोर्शनल की साइन हटाकर मैंने यहाँ जब इज इक्वल टू की साइन लगाई तो मुझे यहाँ एक प्रोपोर्शनल रखना था, कांस्टेंट रखना था। वो कांस्टेंट क्या है? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। आप यहाँ से पी को उठाकर यहाँ ले जाएं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन को अच्छे से देख लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगी। और इसके अलावा आगे फर्दर स्टडीज में आगे बहुत सी चीज़ें आप जो पढ़ेंगे इसकी हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है जी। आर यहाँ पर क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मेरे पास किसी भी गैस के 1 मोल है, n इज इक्वल टू 1, अब क्या होगा? अगर मैं उसको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो हमने वैल्यू पढ़ी है, n की जगह में 1 रख दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल टू आर टी। क्यों? n को मैंने किससे रिप्लेस किया? 1 से। तो 1 के साथ आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैथमेटिकली सही है कि नहीं है? आर को हमने यहाँ रखा और टी को यहाँ ले गए हम इसके नीचे। करेक्ट। सपोज मेरे पास प्रेशर जो था पहले इनिशियल P1 था, टेम्परेचर T1 था और वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज अपॉन T1 इज इक्वल टू R। अब अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होके कुछ और हो जाता है तो हम फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू R। ये बात समझ आती है? P1 V1 और T1 किसको शो कर रहा है? इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। P2 V2 और T2 किसको शो कर रहा है? फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है जी। अब इनको कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह भी लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कोई बात ना समझ आई हो, आप पीछे जाके इसको रिवर्स करके दोबारा देखिए इस इक्वेशन के साथ, इसको कंबाइन करके कि हमने किस तरह सॉल्व किया है। पॉज करके देखें, समझें इसको। नाउ व्हाट डू वी आर गोइंग टू डू? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आर जो हमारा आइडियल गैस या जनरल गैस हमने कांस्टेंट निकाला था एक, उसका हम यूनिट और उसकी हम वैल्यूज हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करना और या यूनिट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? ये स्टेटमेंट याद रखें, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर आपका कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका कितना है? 273। तो जब कभी आपके पास ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो किसी भी आइडियल गैस के आपका जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.41 लीटर या डीएम क्यूब। डू रिमेंबर, डीएम क्यूब और लीटर इक्वल है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इस स्टेटमेंट को माइंड में रखिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस के 1 मोल अगर आपके पास हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 लीटर और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी हेल्प से आगे हम करने जा रहे हैं अब काम। इसको माइंड में आपने रखना है। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। मैंने आपसे कहा था ये बहुत यूज होगी आगे। ठीक है, माइंड में रखना है इसको। अच्छा जी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आर की वैल्यू निकालने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस आर को यहाँ रख के एन और टी को हम यहाँ ले गए। ठीक है जी, मैथमेटिकली प्रूफ है ये, सही है ये। अब मैंने क्या करना है, पी हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर यहाँ गिवन है, स्टैंडर्ड प्रेशर, मैंने यहाँ 1 एटमॉस्फेयर लिख दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितने थे? 1 मोल मैंने लिख दिया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरे पास कितना था? 273 केल्विन, मैंने लिख दिया जी। और फिर हमने क्या कहा था, जब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 लीटर होगा। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। सारी बातें जो हमने यहाँ से पढ़ी अभी सीखी वो हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब आप इसको
इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर, लीटर मैं बार बार कह रही हूँ डेसीमीटर क्यूब इक्वल है केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गई आपकी आर की वैल्यू, इसको याद कर लें अच्छे से। एक और वैल्यू भी है आर के इसके अलावा हमारे पास, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे जूल्स में तो उसकी वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल्स। और अगर मैं आपसे कहूँ जिसको कैलोरी में रिप्रेजेंट करें तो इसको भी सिंपल है, करना आसान है। आपका 1 कैलोरी किसके इक्वल है 4.18 जूल के। तो आपने क्या कर दिया, इस 8.314 जो आपके पास जूल में वैल्यू थी, आपने इसको कैलोरी की जो वैल्यू है उससे डिवाइड किया। आपका आंसर क्या आ रहा है जी, आर की वैल्यू 1.989 कैलोरी किलो इनवर्स एंड मोल इनवर्स। डू रिमेंबर वन थिंग, जब कभी हम एनर्जी की बात करेंगे तो हमने ये जूल और कैलोरी ये वाली वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तीनों आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए आर की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लें अपने पास, नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आगे चलें। कोई इशू यहां तक, कोई प्रॉब्लम जी? अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 20 डिग्री एंड 740 टोर प्रेशर। आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा बना लेना है। डेटा से हमें पता चल जाएगा हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमने कैलकुलेट करना है जी। ठीक है, इजी हो जाएगा। प्रेशर हमारे पास 740 टॉर गिवन था। ठीक है, इससे पहले जो हमारी लेक्चर 1 था उस वीडियो में मैंने ये सारे यूनिट डिस्कस किए थे प्रेशर के, ताकि आप इंटर कन्वर्जन करना चाहें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो आप कर सकते हैं। वहां पर मैंने इसको डिस्कस किया था और सारे यूनिट और डिस्कस किए थे कि किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप जा सकते हैं। तो टॉर को मैंने जब एटमॉस्फेयर में चेंज करना है तो मैंने इसको क्या किया 760 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एन हमारे पास कितना गिवन था 14 ग्राम। आपने क्या करना है, एन आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपके पास यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन का गिवन है। आपने क्या किया, इस 14 ग्राम जो नाइट्रोजन का मास है इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया आपने। आपके पास क्या आ गया एन नंबर ऑफ मोल। ठीक है जी, 0.5 मोल। आर की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है कैलकुलेट की है वो आपने यहाँ पुट कर दी। देन व्हाट डू यू हैव टू डू, टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, आपने इसको किस में चेंज करना है केल्विन में। 273 ऐड कर दें। ये चीज भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे आपने टेम्परेचर का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हुए इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को जी। इक्वेशन हमारे पास गिवन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। निकालना हमने क्या था, कैलकुलेट क्या करना था वॉल्यूम, तो मैंने वॉल्यूम को यहाँ रखा और इस पूरी इक्वेशन को इस तरह हमने बना लिया। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ है तो पी कहाँ आ गया इसके नीचे। अब आप नंबर ऑफ मोल्स, आर की वैल्यू, टेम्परेचर, प्रेशर सब पुट कर दें। उसके बाद जी सिंपल काम, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या आंसर बन रहा है इसका। सॉल्व करके देखें जरा, मेरे आंसर देने से पहले पॉज करके खुद इसको पहले कैलकुलेट कीजिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा कि मैंने क्या सॉल्व किया है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू? वॉल्यूम इसका यूनिट इसके लिहाज से सही लिखना है, ऐसा ना हो कुछ और यूनिट लिख दें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A certain mass of nitrogen gas at 20 degree centigrade and at 740 torr pressure occupies 12.345 liter. ठीक है, calculate the volume that it will occupy at standard temperature and pressure. क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे। क्या गिवन है हमें डेटा में, प्रेशर गिवन है 740 टोर। अच्छा जी, पहला हमें 740 टोर गिवन है और सेकंड उन्होंने क्या कहा था स्टैंडर्ड प्रेशर, तो हमने ले लिया 760 टोर स्टैंडर्ड प्रेशर। आपको पता है 760 टोर किसके इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर के। 1 एटमॉस्फेयर हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है। ठीक है, V1 हमें कितना गिवन है यहाँ पर 12.345 लीटर, मैंने यहाँ लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। V2 वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो हमने उसको कैलकुलेट करना है। T1 कितना गिवन है जी 20 डिग्री सेल्सियस, अगेन इसको केल्विन में चेंज कर लें। और T2 कहाँ से, फाइनल टेम्परेचर कहाँ से आएगा, यहाँ से स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। यहाँ तक क्लियर होता है सबको? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सारी चीजें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वही हैं, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। डेटा आपने क्वेश्चन से देखते हुए बनाना है। जो जो चीजें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो आपने यहाँ लिख दी, जो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है वो भी लिख दी। ठीक,
ये बन गया आपका पूरा एक डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी, चले अब आगे सॉल्यूशन की तरफ। चलिए जी, फॉर्मूला याद है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और फिर फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अभी हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें हमने ये काम किया था। ठीक है, ये कैलकुलेशन जब इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ड्राइव की थी तो उसके साथ हमने ये वाली इक्वेशन भी ड्राइव की थी। चलिए जी, अब क्या करना है, हमें V2 निकालना है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई इशू? वैल्यूज सारी पुट कर दी मैंने। P1 कितना गिवन है लिख लिया, V1 कितना गिवन है लिख दिया जी, और टेम्परेचर, इनिशियल, फाइनल सब हमने पुट किया। और अगेन ज़रा इसको सॉल्व करें, देखें जी क्या आंसर आता है। ज़रा वीडियो को पॉज करके पहले खुद कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा कि मेरा आंसर क्या है और आपका आंसर क्या है। ठीक है जी, आ गया जी आंसर। सिंपल मैथमेटिकली आपको इसमें प्लस वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कोई ऐसा इशू नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है इसको सॉल्व करने में। आगे जी अब हम क्या देखने जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। जी आ गई वो इक्वेशन, हमारी पॉपुलर इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसी की मदद से आज हम आगे और काम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, नंबर ऑफ मोल एन, एन किसके इक्वल होता है जी, एम अपॉन एम। ये जो स्मॉल एम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस। और ये जो एम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास। तो जब कभी हम किसी चीज के एन नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखा था ना, हमने नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स काउंट किए थे। ठीक है, तो हमने यही किया था, जो मास गिवन था उसको हमने नाइट्रोजन के मोलर मास के साथ डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब मुझे पता है एन किसके इक्वल है, इस m अपॉन एम के इक्वल, तो मैं क्या करूंगी, इसको उठाकर यहाँ इधर n की जगह रख दूंगी, n को इससे रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है जी, आया समझ में, इस n को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। करेक्ट, आता है समझ में। अच्छा, अब हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, यहां से मैंने क्या किया, m को मैं यहां उठा कर लेगी और वहां से वॉल्यूम मैंने यहां लिख दिया। अब इसकी एक वजह है ऐसा लिखने की, इसको देखिए, ये मेरे पास अब क्या हो गया, m अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ याद आया, मास अपॉन वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे को किससे रिप्लेस कर दूंगी, d डेंसिटी के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ कैलकुलेट वो ड्राइव क्या करने जा रहे थे, हम क्या देखना चाह रहे थे, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, पी एम अपॉन आर टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो पहले आपके पास इक्वेशन ये थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब एक और आपके पास इक्वेशन आ गई डेंसिटी की, इसको भी आपने माइंड में रखना है ताकि आगे जहाँ कहीं आपको काम करना हो डेंसिटी के हवाले से तो आप इसको यूज कर सकें। चलिए जी, आगे एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेंसिटी। अभी हमने डेंसिटी की इक्वेशन ड्राइव की है, उसी के लिहाज से क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What will happen to the density if temperature is increased by 27 degree and the pressure is increased to 2 atmosphere at 0 degree Celsius? ठीक है, तो पहला काम क्या करना है हमने, with the help of question we are going to make our data बना लेंगे सबसे पहले जी। टेम्परेचर कितना गिवन था, 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमने क्या किया, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया। ये बात हमने डिस्कस की थी कि जब कभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे तो हम उसको किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है या फ़ारेनहाइट तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें। प्रेशर कितना गिवन है आपके पास यहाँ पे, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन था आपको, 16 ग्राम। ठीक है,
यहाँ वैसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कार्बन का कितना है एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का कितना है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो आप परेशान हो जाए, यहाँ तो गिवन नहीं है, कहाँ से इसने 16 ग्राम लिख दिया। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को, कॉमन सी बात है लेकिन समटाइम हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको रिवाइज करवा रही हूँ, रिकॉल एक समझ लें। होता है ना कि स्टडी में गैप आ जाए तो थोड़ा सा हम भूल भी जाते हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जी हमारा गैस कांस्टेंट R, इसकी जो वैल्यू हमने ड्राइव की थी वो हमने यहाँ लिख दी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, क्या था हमारे पास, Pm/RT। P की वैल्यू गिवन है, प्रेशर जी गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, मॉलिक्यूलर मास गिवन है और R की वैल्यू गिवन है, और टेम्परेचर। तो कोई मुश्किल है यहाँ पे नहीं, रख दीजिए वैल्यूज सारी, पुट कर दें। ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें इसके यूनिट्स को, और देखिए जी क्या आंसर आता है हमारे पास। देखिए यहाँ आपके पास क्या था, एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये केल्विन और ये केल्विन इन्वर्स ही कैंसिल हो रहे हैं जी, ये मोल और ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, 16 × 1 और ये 0.0821 × 273। ठीक है, और जो बच जाने वाला आपके पास यूनिट है ग्राम और डेसीमीटर क्यूब। तो अब ज़रा इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। मेरा आंसर चेक करने से पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आ गया जी हमारे पास ये आंसर। ठीक है, अब एक काम तो हमने कर लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होकर 27 डिग्री हो जाता है तो तब हमने देखना है हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, और उसके बाद अगर प्रेशर इंक्रीज होता है 2 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री से तो फिर क्या आंसर आ रहा है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगर आपके पास 27 डिग्री टेम्परेचर है, अगेन आपने क्या किया, डिग्री सेल्सियस को चेंज कर दिया केल्विन में। ठीक है, फॉर्मूला आपका डेंसिटी का, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये जो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, मैथमेटिकली इनको आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आंसर आपका आ गया, डेंसिटी कितनी आ रही है, 0.649। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अब आपके पास क्या आंसर आता है। अगेन सारी चीज़ें वही होंगी, सिंपली आपने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद प्रेशर आपने, अब यहाँ पे पहले आपके पास 1 एटमॉस्फेयर था, अब चेंज होकर 2 एटमॉस्फेयर हो गया, तो प्रेशर आपने 2 एटमॉस्फेयर यहाँ लिख दिया। फॉर्मूला अगेन यही होगा, यही फॉर्मूला यहाँ से मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, और उस फॉर्मूले के अंदर मैंने अगेन सारी वैल्यूज पुट कर दी, पुट करके वही सेम प्रोसेस, जो वैल्यूज आपस में कट डाउन हो रही थी, जो यूनिट्स कट डाउन हो रही थी उनको कट डाउन किया, और रिमेनिंग आपका जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है पोर्शन आपने करके फाइनली अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ज़रा इसको पॉज करके वीडियो को खुद पहले सॉल्व करके आंसर देखिए क्या आंसर आता है, और फिर उसको यहाँ पर चेक कीजिए। जी कोई प्रॉब्लम यहाँ, आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की, मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई होगी आपको, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के साथ ही कंटिन्यूटी में आज आगे चले हैं। वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हमने रिवाइज किया, उसके कॉम्बिनेशन से हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, फिर उसके ज़रिए हमने उसकी यूनिट ड्राइव की, और फिर हमने डेंसिटी निकाली और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, इसको देखिए, अपने कीमती टाइम को ज़ाया होने से बचाइए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक लेक्चर के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।